हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सीटेट जुलाई 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। इनसे ज़रूर से ज़रूर जो है आप जो पेपर्स कराए जा रहे हैं इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर्स को देखते हैं। इस खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ जो है मॉडल पेपर के, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, तो विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसमें जो आकलन होता है, मूल्यांकन जिसे कहते हैं, उसका प्रारंभ जो किया जाता है उसका क्या कारण है। तो राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों जो बोर्ड्स होते हैं उसकी शक्ति को जो है विकेंद्रीकरण किया जा सके या सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, मतलब जितने स्कूल्स हैं उनका विकास हो सके, इसके बारे में बात की जाए। या हो सकता है या विद्यालयों की उन्नति के बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु जो है अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होता है उसमें बच्चों की जो है क्या उन्होंने अच्छा किया है, क्या बेहतर किया है, उसको सही से नापने के लिए, उसका सही से मूल्यांकन करने के लिए नियमित जो है अभिलेखन होता है। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है स्कूल में, और टीचर जो है उस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करता है देख रेख में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक जो है विभेद क्या होते हैं? तो लाभकारी नहीं है। वैयक्तिक विभेद का मतलब है जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तिगत जो है गुणों के बारे में बात की जा रही है। तो कक्षा में जो प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत जो गुण होते हैं वो लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह हानिकारक है क्योंकि जो है इनसे विद्यार्थियों में परस्पर जो है द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। यह अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। यह लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो देखिए, कक्षा में जो है प्रत्येक बच्चे की जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक बच्चे का जो है माइंडसेट अलग होता है, दिमाग जो है अलग होता है, उसकी लर्निंग पावर जो होती है वो अलग होती है, लेखन शैली उसकी अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है कार्य करना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभेद अगर करेंगे तो बच्चों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे हर बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास जो है खोजने में मदद मिलेगी। एज अ टीचर जो आप समझ पाएंगे कि किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और उसको सुधार सकते हैं। तो ध्यान रखना, व्यक्तिगत जो विभेद किया जाता है वो स्कूल में बच्चे के संपूर्ण विकास को ध्यान में रख कर के किया जाता है कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या जो है उसकी मानसिक जो है प्रॉब्लम्स है, उसकी कितनी क्षमताएं हैं, वो किन चीज़ों में किस सब्जेक्ट्स में कमी महसूस करता है, उसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में नहीं है? ध्यान रखना, अब हम सबको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और हर बार मतलब इनफैक्ट पूछा जाता है। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपने अगर किसी को सबको याद होगा, गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया था कि व्यक्ति के अंदर जो है सामान्य बुद्धि के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर विशिष्ट बुद्धि भी होती है। ठीक है, तो उसको बारे में है कि बच्चे के एक से अधिक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक हो, एक से अधिक भी एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि हो सकती है। ठीक, तो चलिए उसको ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। यह शोधाधारिक नहीं है, मतलब इसमें जो है शोध नहीं कर सकते ये बुद्धि। जैसे कि किसी बच्चा जो है के अंदर जो है मैथमेटिक्स गुण है या आर्टिस्ट है,
तो उसको जो है प्रैक्टिस कर करके वो जो है उसको और बेहतर कर सकता है। तो इसका ऑप्शन भी गलत है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद पद्धतियों की मांग करती हैं। देखिए इसी तरीके की हिंदी जो है वाहियात हिंदी का प्रयोग करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या यार यूज़ करते हैं, पद्धतियों का यूज़ की मांग करते हैं ये बोल रहे हैं। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर एक बुद्धि के साथ साथ विशिष्ट बुद्धियां भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति मैथ में अच्छा हो सकता है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के साथ साथ वो हो सकता है आर्ट में भी अच्छा हो सकता है कि वो म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है कि वो डांस में अच्छा है ना, हो सकता है कि मैथ्स के साथ साथ साइंस में अच्छा है ना। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर गुण हो सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में नहीं, वो विशिष्ट और भी क्षेत्रों में जो है, मतलब और भी क्षेत्रों में उसकी जो है बुद्धि काम कर सकती है। तो आंसर है ऑप्शन सी। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो देखिए तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ये जो है ऑप्शन है ए, संज्ञानात्मक भावना को जो है ये स्पष्ट करता है। इसका सही आंसर है ए। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वो क्या कर रही है। तो एक टीचर है जो कोई चीज़ जो चैप्टर पढ़ा रही है वो पहले पढ़ाए हुए पाठ पूर्व में पढ़ाए हुए पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को जो है एक ऐसे के रूप में लिखना सिखा रही है। तो वो क्या कर रही है, तो वो बच्चों में पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में जो है सहायता कर रही है, मतलब ताकि बच्चा जो है स्वयं से जो है मतलब एक पुराने पाठ से समझाते हुए उसको गाइड करते हुए जो है स्वयं से लिखने की कोशिश कर रही है, कि जो है स्वयं से लिखने का प्रैक्टिस करा रही है कि बच्चों खुद से लिखने की कोशिश करो। देखिए आंसर और ऑप्शंस देख लेते हैं। वो बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की जो है, तो ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। ये वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, ये भी गलत हो जाता है। वो विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने के लिए जो है प्रेरित कर रही है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो वो पढ़ाए हुए पाठ को नए पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखना सिखा रही है। इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर एक तरीके से एक लेखन शैली स्वशैली विकसित कर रही है, ताकि जो है स्वयं से बच्चा सोचने का प्रयास करे कि पहले मैंने क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, किस तरीके से लिखाना सिखाया था। इन सब चीज़ों से जो है आप प्रेरित होकर के आगे बढ़े। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं, परिपक्व का मतलब होता है एक मैच्योर स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लासरूम में, वो होते क्या हैं, तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए परिपक्व विद्यार्थी क्या होते हैं, ऑप्शंस और देख लेते हैं। अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं को भी सहायता चाहते हैं, या कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो देखिए परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं, मैच्योर जो व्यक्ति होते हैं, उसमें जो है उस व्यक्ति का की खूबी होती है कि वो अपने अंदर जो है भावनाओं का जो है जो उनका रोल होता है उसको भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो कभी कभी जो पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए मैच्योर व्यक्ति है, और मैच्योरिटी में कभी कभी इमोशंस की भी ज़रूरत होती है, पढ़ाई में भी इमोशंस की ज़रूरत होती है। जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, ठीक है, बार बार असफल हो रहे हैं किसी चीज़ में, और आपकी भावना ये कह रही है, आपकी इमोशंस कह रहे हैं कि बस अब हो गया, आप छोड़ दो, है ना। तो ये भावनाओं को जो है सहायता पहुंचाने के लिए जो है कार्य करते हैं कि इमोशंस जो है उस समय जो है बहता है, जैसे एग्रेशन है, इस समय असफल हो रहा है तो गुस्से में होगा, तो उसकी मदद से जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक था। तो देखिए उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय मतलब एक जो है क्रिएटिव माइंडेड वाला लड़का, मतलब एक बढ़िया टाइप का जो है कलाकार एक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे कम बेस्ट मतलब सबसे कम वाला उपाय इसमें प्रेरक कौन है, तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। इसलिए जो है वो
वो एक रंगमंची कलाकार बनना चाहता है कि ताकि जो है उसको छात्रवृत्ति मिल सके, तो बिल्कुल ऑप्शंस जो है अपने कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक स्नेही और सहयोगी संबंध विकसित करना चाहता है। वो रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिसमें वो प्रफुल्लित हो सके, मतलब एक अच्छा बेहतर कर सके। तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त जो है दिखाई जा रहा है। छात्रवृत्ति पाने के लिए वो रंगमंचीय कलाकार बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, मतलब लर्निंग में जो है ये सहायक हो सकता है, कौन सा जो है एलिमेंट की बात हो रही। तो बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की जो है संख्या बढ़ा देनी चाहिए, मतलब जो है टेस्ट जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का टेस्ट कराना चाहिए, इससे बेहतर जो है अधिगम बेहतर होगा बच्चों का। या अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना चाहिए। तो टीचर का काम होना चाहिए कि जो है अधिगम जो है लर्निंग स्किल्स में बेहतर कर सके, तो जो है बच्चों के जो है स्वयं से करने को बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें जो है कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम आए स्वयं से करने में तो बच्चे की जो है मदद करनी चाहिए। या फिर समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना चाहिए, या कलांश की अवधि मतलब क्लास की अवधि, इस तरीके से। जो देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। ठीक है, जिसने भी बी लॉक किया है वो सभी सही हैं। पेपर नज़दीक है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। मैं आपको बार बार मैं पेपर लगाने की सलाह इसलिए देता हूँ कि पेपर ही है जो आपको पास कराएगा, क्योंकि इसमें बहुत डाइवर्सिटी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं आपको डेली पेपर्स डालता हूँ, मेरे पुराने जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे पेपर कर लीजिए। आप सारे पेपर अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 120 के कम आपके नंबर नहीं आएंगे सारे के सारे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस को गौर से सुनिए, समझिए क्या बताया जा रहा है। उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नहीं फैक्ट्स अगर आपको पता है तो उसको एक कॉपी में लिख लिया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो है पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश, ये तो पहले से फिर से वही हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने के लिए सहायता कर रही है, या बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से न पढ़ने की महत्व को पुनर्विलित कर रही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो बच्चों में जो सीखी गई है ऐसी सहायता जिससे वो हताश हो रहा है कि मान लो अब मुझे जो है मतलब एक वक्त आता है जब बच्चे जो है खुद ही कहते हैं हमें नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं मन कर रहा है ना। निस्सहायता का मतलब उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता आगे आने वाले, उस तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहा है। तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते, निस्सहायता का कारण है बच्चों में सीखी गई। या कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय लेना, या अपने जो है अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय लेना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते। तो बच्चों में सीखी गई जो सहायता का कारण यही होता है कि उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, वो ये मान लेते हैं। ठीक है, वो इस व्यवहार को मान लेते हैं कि वो आने वाले समय में कभी भी सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसका निस्सहायता का कारण क्या होता है, ऑप्शंस के साथ साथ कभी हो सकता है कि आपको ये ऑप्शंस दे सके। तो उनका कारण होता है कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है। ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। उनके अंदर इमोशंस की कमी हो सकती है, या इमोशंस का बहुत अधिक जो है भराव हो सकता है। मतलब कहीं जो है एकदम से जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो एकदम से खुश हो गए, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि अभी अभी 50 क्वेश्चन और करने हैं, अभी 29 क्वेश्चन और करने हैं, अभी 30 क्वेश्चन और करने हैं। एकदम से भावनाओं में बह जा रहा है, एकदम से गुस्से में आ जा रहा है कि अब नहीं करूँगा, मैं ये फेल हो जा रहा हूँ, मैं बार बार ये जो क्वेश्चंस मेरे से गलत हो जा रहे हैं तो मैं ये नहीं करूँ। तो इमोशंस का अत्यधिक होना या इमोशंस का बहुत कम होना कि बिल्कुल अरे छोड़ो यार, पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है देखा जाएगा। इंटेलिजेंस की कमी का जो है बौद्धिक क्षमता का जो है प्रदर्शन कम करता हो, कि मान लो उसके जो है दिमाग ही जो है उतना काम ना करता हो। ठीक है, तार्किकता की कमी होना, संज्ञानात्मक विकास की क्षमता का जो है कमी होना, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण बताए गए हैं उसकी कमी होना व्यक्ति में जो है। तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं कि वो ये सब के कारण ही जो है ये बच्चा जो है सोचने लगता है कि वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, आगे कुछ जीवन में कर नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को बहुत गौर से समझिएगा। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता है तो परामर्श दिया जा सकता है कि एक बच्चा है जो कम मार्क्स लाता है, हमेशा स्कूल में सबसे
लो ग्रेड जो है प्राप्त करता है, कम नंबर प्राप्त करता है, तो एज अ टीचर जो है उसकी एज अ जो है अभिभावक उसकी सहायता है तो किससे परामर्श, तो अध्यापकों को घनिष्ठ जो है संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें जो है रोक लगाएं, ये जो है उसको करना चाहिए। वो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, ठीक है। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक जो है कार्य करने पर बल दें। तो देखिए इसका सही जवाब है कि वो टीचर से परामर्श ले और टीचर के साथ अच्छे से घनिष्ठ संपर्क संगति के साथ कार्य करें। एज अ टीचर जो है, टीचर जो भी उसको कहे, जो भी गाइड करे, उस चीज़ को समझ के उसको फॉलो करे, मतलब एज अ, ठीक है। तो अभिभावक को उसकी सहायता हेतु जो है टीचर की सहायता लेनी चाहिए, उसकी क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं उससे सहायता लेनी चाहिए और उसके गाइडेंस पे काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, यह आंसर है। या वे सदैव अन्य व्यक्तियों का जो है नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त जो है उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ये अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक जो है के कारण वे भी जो है निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या जो है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय जो है शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो देखिए प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ताएं होते हैं वह अन्य को भी जो है कुशल प्रभावी बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए भी आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन हमें गलत बताना है? देखिए यहाँ पे, तो वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो हेरिडिटी होती है वो माता पिता से मिलने वाले जो जेनेटिक गुण होते हैं उसी से जो है बच्चे में जो है ये सारे गुण जो है आते हैं माता पिता से ही। विकास प्राणी और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का जो है परिणाम है, मतलब जो है व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट के संपर्क में आकर के ही जो है मतलब जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट टेट में भी पूछा गया है और भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अपने आप को जो प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती है उसे कहते हैं नार्सिज्म। ध्यान रखिएगा, नार्सिज्म वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप से बहुत प्रेम करता है, अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, अपने हाव भाव अपनी हरकतों से बहुत प्रेम करता है ना। तो ये इसको कहते हैं नार्सिज्म, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो हमें बताना है, जिसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर का ये सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो प्रतिपादित किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का नियम प्रस्तुत किया था, ध्यान रखना, सीखने का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। और सीखने के प्रक्रिया में ही हम जब सीखते हैं तो हम बार बार किसी चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम भूल या हम अपनी गलतियों को कम कर पाएंगे। तो याद रखना, प्रयास जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि हम हर एक प्रयास से हम एक नई चीज़ें सीखते हैं और उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं कि, ठीक है। तो याद रखना, तो प्रयास और भूल का सिद्धांत यही कहलाता है, तभी हम एक बेहतर जो है लर्नर बन सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ भी बेहतर सीख सकते हैं, ठीक। जब हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और उस प्रयास के माध्यम से हम अपने गलतियों को सुधारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो मैंने अभी आपको बताया था व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है, पहला क्वेश्चन था। तो व्यक्तिगत भिन्नता मतलब विशेष गुणों से संबंधित है, उसके शारीरिक गुण हैं, उसके मानसिक, हर व्यक्ति के शारीरिक मानसिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये भिन्नताएं कहलाती है, जो वो गुण होते हैं हर व्यक्ति की अलग अलग। जैसे कि मैं किसी सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, मेरा दोस्त जो है किसी अन्य सब्जेक्ट्स में अच्छा है, तो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं। मेरा शारीरिक ढांचा जो है अलग है,
ठीक है, मैं हो सकता हूँ कि हेल्दी हूँ उससे ज़्यादा, तो ये मेरे शारीरिक भिन्नता अलग हो जाती है। मानसिक रूप से मैं अलग हूँ, मैं तार्किक ज़्यादा सोचता हूँ, मेरा दोस्त जो है किसी अन्य आर्ट में ज़्यादा अच्छा कर लेता है, मैं आर्ट नहीं बना सकता, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं कर पाता, लेकिन मेरा फ्रेंड जो है आर्ट बहुत अच्छी बना लेता है। तो ये मेरी एक दूसरे में व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दो व्यक्तियों की शारीरिक भिन्नता, शारीरिक के साथ मानसिक भिन्नताएं भी होती हैं, सारी भिन्नताओं की बात हो रही है। तो यहाँ शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। तो दो व्यक्ति, हम सभी को हमने अभी आपको बताया, तो दो व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक मानसिक रूप से और इमोशंस रूप में, कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है या आदमी कह लीजिए, वो इमोशंस उसके कम होते हैं, कोई गुस्से वाला कम होता है, कोई गुस्से वाला ज़्यादा होता है, कोई बड़ा दयालु होता है, कोई बहुत बात बात पे हंसता रहता है, जैसे वो कॉमेडी में आती है कपिल शर्मा में, वो जो है जरा से बात पे हंसने लगती है। तो इस तरीके से संवेगात्मक जो है उन दशाओं में जो है व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कल्पना का मतलब है इमेजिनेशन। ठीक है, कोई भी कार्य हम जो भी भविष्य के लिए सोचते हैं वो हमारी इमेजिनेशन पे आधारित होती है, और उसी को आधार बना करके हम जीवन में आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम भविष्य में हम अपना ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं, उसी को आधार बना के हम आज में मेहनत करते हैं। तो इसके विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को जो है, मतलब जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, या कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो एक इमेजिनेशन जो होता है वो तभी हो सकता है जब इन सभी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हो। ठीक है, व्यक्ति की इमेजिनेशन को विकास करना है तो कहानी सुनाइए, रचनात्मक क्रिएटिव वाली चीज़ें करिए, तो इससे जो है व्यक्ति के इमेजिनेशन जो है क्षमता बढ़ती है। ठीक है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो देखिए हम किसी बच्चे का जो है शैक्षिक एजुकेशनल जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें मूल्यांकन करना है। तो इसका अर्थ है कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, इसके नए कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो देखिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चे ने कितना मूल्यांकन किया है, कितना शारीरिक मूल्यांकन हो सकता है, कितना उसका स्कूल में मानसिक मूल्यांकन होता है, मतलब कि विकास किया है, इन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। तो पूरा जो है एक तरीके से शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का होता है कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास जो है का मूल्यांकन करते हैं। तो याद रखना, ये भी लाइन याद रखना, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं और इस दृष्टिकोण का आधार है। तो एक टीचर जो है खाद्य, सब्जियां हैं, फलों के चित्र का उपयोग करके विद्यार्थियों के साथ उसके साथ चर्चा करता है, और उस फूड के चयन के बारे में है अनुभव शेयर करता है बच्चों से, और पोषण तथ्यों के साथ मतलब जो भी सिखाने का प्रयास करता है। तो ये जो होता है ये क्या चीज़ कहलाता है? देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो ये एक कहीं ना कहीं बच्चे में ये दृष्टिकोण का आधार ज्ञान के निर्माण का आधार कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में लिखित में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो हम देखिए उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है लेटरल जो है चाइल्डहुड, और ये जो स्टेज होती है, जो टाइम पीरियड होता है ये 7 से 12 वर्ष के बच्चों के बीच का होता है, 7 से 11 वर्ष मान लीजिए। और इस उम्र के बच्चे जो है गैंग एज में जो है, गैंग जो है मतलब एज होती है, इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। स्कूल में गैंग बना करके चलते हैं, या गैंग बना करके हमेशा चलते हैं, घर में हो बाहर हो, चार दोस्तों के में जो है अपना जो है समझने का प्रयास करते हैं कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। इसमें फ्रेंडशिप बहुत बहुत तगड़ी होने का प्रयास करते हैं, फ्रेंडशिप दोस्तों यारी वाला जो है टाइम पीरियड होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखते हैं, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, या जो है अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, मतलब फ्रेंडशिप वाला है, या छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं और गैंगों के सदस्य के साथ लड़ाई मोल लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये इसके जो है उत्तर बाल्यावस्था के जो है ये विचार जो है बिल्कुल विपरीत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिर्मुखी विद्यार्थी कौन होते हैं और अंतर्मुखी विद्यार्थी? बहिर्मुखी विद्यार्थी वो होते हैं जो अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देते हैं, बस। बहिर्मुखी मतलब मुंह से बाहर निकाल देना, अपनी सारी भावनाओं को वो बाहर निकाल देते हैं। और अंतर्मुखी जो होते हैं वो अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। तो बस यही है, मजबूत भावनाएं और पसंदगी नापसंदगी विशेषताओं से में भिन्न होते हैं ये। या मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो बिल्कुल है, देखिए इसका सही आंसर है, इसका आंसर है ए। मजबूत भावनाएं और पसंदगी और नापसंदगी एक दूसरे से जो है, मतलब बहिर्मुखी जो विद्यार्थी होती है वो अपने भावनाओं, पसंद जो उसको पसंद होता है या नापसंद होता है उसको बाहर निकाल करके एक दूसरे से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन अंतर्मुखी वाला विद्यार्थी होता है, अगर उसके सामने कोई जो है कोई चीज़ उसकी पसंद की ना हो तो वो बोल नहीं पाएगा कि अरे मैं नहीं खाऊंगा ये चीज़, है ना, वो कहेगा अरे ठीक है मैं खा लूँगा। इस तरीके से जो है ये होता है। या वो इसका ऑप्शन जो है बी भी हो सकता है, मन ही मन परेशान। देखिए बहिर्मुखी विद्यार्थी जो होता है, अंतर्मुखी विद्यार्थी अगर कोई इमोशंस उसके अंदर बह रहा हो और वो इमोशंस को किसी से कहना चाहता हो, मान लीजिए प्रेम ही हो, और वो प्रेम में किसी को कुछ बताना चाहता है, उसके अपने बारे में, अपने जो अपने अंदर फीलिंग जो है उसको बताना चाहता है किसी से, वो उसमें नहीं बताएगा, वो मन ही मन परेशान होगा अंतर्मुखी विद्यार्थी। लेकिन बहिर्मुखी क्या होता है, वो अपनी भावनाओं को दूसरे जो है लड़की के साथ या लड़का हो उससे व्यक्त कर देगा। तो देखिए इसका आंसर दोनों मुझे लगता है सही है। आप लोगों को क्या आंसर लगता है इसका जो है कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा कि क्या है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। ऑप्शन ए इसका सही है कि बी आपको सही लग रहा है? मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा विद्यालय वो है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावनाओं को जोर देता है, या प्रत्येक बालक की खुशी का अनुभव करे और बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। बिना एक दूसरे के संपर्क में रह करके सीखने की जो है प्रवृत्ति एक अच्छे विद्यालय में नहीं होती। जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणादायक बनाए। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन सी। एक अच्छा विद्यालय जो है बच्चे के जो है सामाजिक जो है पहचान को भी समझता है कि बच्चे में जो है क्या सामाजिक उसकी जो है वैल्यू रही है, मतलब जो है अमीरी, गरीबी, जातिगत, ये सब चीज़ों से जो है वो कहाँ रहता था, उसका जो है उसकी भाषा शैली, उन सब चीज़ों को जो है स्तरीकरण को समझे और कक्षा में ऐसा माहौल बनाए कि ताकि जो है वो उससे और बेहतर कर सके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इरफान खिलौने तोड़ता है और उसके तोड़ने मतलब जो तोड़ने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसको देखने के लिए अलग अलग कर देता है अवयवों को, मतलब उसके अवयव लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी जगह पार्ट्स भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, जानबूझ के लिखेंगे क्योंकि ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। को ये बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट करते हैं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है इसमें। उनके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो देखिए एक बच्चा है जो खिलौने तोड़ देता है, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देता है, इसका मतलब है वो बच्चा जिज्ञासु है, बिल्कुल सिंपल सा है, जिज्ञासु है। और उसकी जिज्ञासा है, अगर वो जिज्ञासु है, वो जानने का प्रयास करता है, खिलौने के पार्ट्स के बारे में आपसे पूछता है कि पापा ये क्या है, भैया ये क्या है, चाचा ये क्या है, जो भी है उसका जो भी किरदार से पूछ रहा है, तो इस चीज़ को देखिए समझने का है, तो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है और उस जो एनर्जी वो लगा रहा है अपनी जिज्ञासा में, उसको एक सही दिशा प्रदान करना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ठीक है, हम क्लास में टेस्ट लेते हैं और क्लास टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन की जगह वो है असफलता, जो है बच्चा जो है फेल हो जाता है या कम मार्क्स लाता है, तो हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। या बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, मतलब कि बच्चों में कुछ कमियां होती हैं इसलिए जो है वो उसी कारण असफलता हुई है। या पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए इसका सही जवाब है, हमें बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा क्यों फेल हुआ है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो सिलेबस है, क्या हमने सिलेबस नहीं सही कंप्लीट करा है, जो हमने जिस तरीके की जो है टेक्निक का प्रयोग किया है बच्चों को पढ़ाने में, क्या उसमें वो समझने में जो है उसको जो है दिक्कत हो रही थी। तो इस चीज़ों का आकलन करके जो है हमें जो है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग में जो है उसको दिक्कत हुई है, तो ये चीज़ की पहचान करता है, वो है ऑप्शन बी को वो डी लिखता है और वाज को सा लिख देता है, 21 को वो 12 लिखता है। एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? बच्चे को जो है समझाएं कि ये देखो ये गलत है, ये सही है, इस चीज़ को करने पहले तो स्वयं से करने दीजिए, फिर उसको जो है एक समझाने का प्रयास करिए। 2-4 बार 10 बार जब आप सही से समझाएंगे उसको, जो है बार बार उसकी गलतियों का वो मतलब उसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ों को करना बंद कर देगा। वो 21 को 21 ही लिखेगा, वाज को वाज लिखेगा, 100 को 100 लिखेगा, बी को बी लिखेगा, डी को डी लिखेगा। ठीक है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, मतलब बच्चे को बस सुनते रहना, या एक गृह कार्य होमवर्क दे देना, या सीखने वाले जो है द्वारा जो है व्यक्तिगत कार्य देना, या शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इस पर जो है। तो अधिगम योग्य वातावरण बनाने का सबसे अच्छा है कि बच्चे सुनने और सीखने के लिए ऐसा वातावरण बनाने के लिए उनको छूट दे देना चाहिए कि वो क्या बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहते हैं, ये और कैसे उनको करना है, इस चीज़ पे बिल्कुल छूट देना चाहिए। और अगर वहाँ पे कहीं पे भी छूट देने में मान लीजिए कोई सीख रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप एज अ जो है हेल्पर की तरह उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश अति लोलुप जो है पाठक है। ठीक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। ठीक। और भिन्न प्रकरण पर पुस्तकें पढ़ता है, बहुत बहुत टाइप की पुस्तकें वो बुक्स पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश जो है भोजन अवकाश जब लंच ब्रेक होता है तब वो किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों और या पेरेंट्स से जो है कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। ठीक है। उससे उसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो क्या है वो विद्यार्थी? किस तरीके का? तथ्य आधारित विद्यार्थी है, या शिक्षक अभिप्रेरित है, मतलब टीचर ने उसे मोटिवेट किया है, या आकलन आधारित है कि उसको, या फिर आंतरिक रूप से? तो बच्चा बिल्कुल जो है वो आंतरिक, उसको टीचर भी नहीं कह रहा है पढ़ने के लिए, उसको पेरेंट्स भी नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं से कार्य करता है। वो जब उसको जैसी इच्छा होती है वो वैसा करता है। वो मतलब लाइब्रेरी में पढ़ता है, वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो आंतरिक रूप से इंटरनली जो है मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है। उसको किसी की जो है अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है बाहर से। ठीक है। ऐसे बच्चे जो है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में जो खेल खेलने चाहिए, इससे खेल खेलने से क्या होता है, बच्चे का जो है शारीरिक मानसिक विकास होता है, एक जो है कोऑर्डिनेशन की भावना आती है, एक दो सामाजिकीकरण की जो है उनके अंदर जो है एक भावना पैदा होती है, तो वो सहयोग और शारीरिक संतुलन का इससे विकास होता है। इसका जो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 4 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके 4 चरण बताए थे। ये चारों चरणों के नाम याद रखिएगा। तो पहला जो चरण है वो इंद्रिय गामक अवस्था है, जो अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद जो आती अवस्था उसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती है, तो यही इसमें सम्मिलित नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है, और उसके बाद जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 से अधिक वर्ष की अवस्था कहलाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल जो है चरित्र विकास में। तो देखिए शिक्षा जो है बच्चों की सहायक होती है, वो सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन जो है बच्चों के अंदर जो है संपूर्ण विकास जो है करती है, वो चाहे वो शारीरिक विकास हो, वो चाहे मानसिक विकास हो, वो चरित्र का केवल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, चाहे हर रूप में जो है एजुकेशन जो है बच्चे का जो है विकास ही करती है। ठीक है, और बच्चे के अंदर जो है शिक्षा एक व्यक्ति को मैच्योर बनाती है। ठीक है, उसके अंदर एक अच्छी शैली डेवलप करती है, उसके मैच्योर बनाती है, उसके शारीरिक विकास करती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी।
आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।